विकास कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात करते हैं, जो हमारा बात हो रहा था, जो हमारी 12th की मैथ है, मैथ फर्स्ट जो हमारा भाग 1 है, भाग 1, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें है क्या, तो उसका फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा वो था संबंध एवं फलन, और जो दूसरा था वो हमारा था जो त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, क्या त्रिकोणमिति फलन। तो अब बात आती है उसके बाद जो थर्ड चैप्टर था वो था हमारा अवयव मतलब मैट्रिक्स। तो हम मैट्रिक्स के चैप्टर में आ चुके हैं और मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेट, दो ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सरल तरीके में ज्यादा नंबर दे के जाने वाले चैप्टर है। ठीक है, तो आप चलिए इस मैट्रिक्स में हम चलिए और आप और हम मिलके मेहनत करते हैं और मैट्रिक्स को बिल्कुल जड़ से उखाड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैट्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं। देखो मैट्रिक्स का भी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। आप अगर यहीं से वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं या नहीं देखते हैं, आप बाद में देख पाते हैं, तो आप स्टार्टिंग से देखिएगा और क्रम बाई क्रम भाग 1 भाग 2 कम से कम भाग 10 मतलब भाग 10 तक के वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अवयव में कोई पीछे नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, 100 में 100% गारंटी है मेरे भाई। तो ठीक है, चलो हम अवयव के बारे में बात करते हैं। यह अवयव का इंट्रोडक्शन क्या है, अवयव का परिचय क्या है, तो अवयव के बारे में बात करते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो अवयव सबसे पहले बात आ जाती है, अवयव का प्रयोग होता कहां पर है, अवयव का प्रयोग होता कहां पर है। तो अवयव का प्रयोग हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिकल स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग होती है वहां पे होता है, वाणिज्य पे होता है, बहुत जगह है। ऐसा नहीं है कि केवल एक जगह होता है, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे भी करते हैं हम इसका प्रयोग। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अवयव का संकेतन तथा संक्रियाओं पर भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अवयव हमारा हो चुका। अवयव के जो प्रकार है, क्या अवयव के प्रकार, तो अवयव के प्रकार को किस प्रकार, अवयव के प्रकार से ही सब कुछ हल होना है, अवयव के प्रकार से ही सवाल खत्म हो जाने हैं। ठीक है, तो अवयव के प्रकार, यहां से बात आ जाती है अवयव के प्रकार। क्या अवयव के प्रकार, आप ये ना समझिए ये बहुत कठिन है। जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी कठिन लगता था, बट ये बहुत सरल तरीका है और बहुत शॉर्ट, आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। कोई पीछे नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूं भाई मेरे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही तो आप जरूर पूरा वीडियो को अभी से लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार देख लेते हैं, अवयव के प्रकार है क्या, हम थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं कि अवयव इन प्रकारों में होता क्या है, इनसे क्या हमें मेथड क्या बातें निकलनी है। ठीक है, तो आप स्किप करके वीडियो को जरूर ना देखें और मैं बता रहा हूं आपको अवयव के प्रकार। तो अवयव के प्रकार क्या होते हैं, सबसे पहले बात आ जाती है हमारा पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव। पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव। तो पहले हम पंक्ति अवयव के बारे में बात कर लेते हैं। पंक्ति अवयव वह अवयव है हमारा जो ऐसे मतलब पड़ा हो पंक्ति में। ठीक है, और जो स्तंभ अवयव होता है वो क्या होता है, खड़ा होता है, स्तंभ कॉलम। आप घरों के जो स्तंभ बनाए जाते हैं, कॉलम बनाए जाते हैं, वो खड़े होते हैं और जो पंक्ति होती है वो पड़ी होती है। ठीक है, तो आप ऐसे देखें, या तो हम दूसरा आपको तरीका बता देते हैं। जब हमारा कोई 3x3 का या 2x2 का मैट्रिक्स दिया हो तो वहां पे कोई पद दिए गए होंगे, तो हम ऊपर से ये देखेंगे कि हमको किन्हीं दो अवयवों के लाइन दर क्रम में हमें ऊपर से देखने पर बिल्कुल सीधा दिखता है कि नहीं। ठीक है, ये चीज आपको ऊपर से देखने में, ऊपर से देखोगे तो वो हमको कॉलम दिखेगा और साइड से देखोगे तो पंक्ति दिखेगी। होंगे वही अवयव, उतने ही अवयव, उसी के अंदर हमें पंक्ति भी बना देना और स्तंभ भी। ठीक है, तो पंक्ति अवयव क्या होता है ये, और स्तंभ अवयव क्या होता है। जब स्तंभ अवयव की बात आ जाती है तो स्तंभ अवयव, ठीक है, स्तंभ अवयव, तो स्तंभ अवयव ये हमारा स्तंभ अवयव हुआ। ठीक है, कोई भी संख्या दी हो, ऐसा नहीं है। तो पंक्ति अवयव हो गया, स्तंभ अवयव हो गया। अब बात आ जाती है हमारी यहाँ से दूसरे मतलब विकर्ण अवयव की क्या बात आ जाती है। विकर्ण अवयव, तो आपको विकर्ण अवयव भी हम बता दे रहे हैं। विकर्ण अवयव से हम कई क्वेश्चन आपको निकाल देंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आगे के भविष्य में। ठीक है, तो विकर्ण अवयव जो होता है, क्या विकर्ण अवयव जो होता है, आप विकर्ण अवयव देखिए, विकर्ण अवयव हम आपको बताते हैं विकर्ण अवयव है क्या। ठीक है, यहां से हम कोई पद लेते हैं 1 0 0 0 1 0
001। यहाँ पे विकर्ण अवयव देखो, यहाँ का भी तो यहाँ भी कोई भी पद वन ही नहीं कि वन ही हो, कोई भी पद हो सकता है, वो जो विकर्ण होगा वो विकर्ण अवयव होता है। बट यहाँ पे हमने आपको इस वजह से 001 इसमें कई इक्वेशन हम निकालेंगे। क्या? कई इक्वेशन निकालेंगे। देखो, जब हमारे मुख्य विकर्ण पर वहां पे अवयव वन हो, क्या हो? एक हो, तो वो हमारा इकाई अवयव मानक I इक्वल टू आई कहलाता है। क्या कहलाता है? आई कहलाता है। जब मुख्य विकर्ण क्या हो? वन हो और सारे पद 0 हो, शून्य हो, तो वो अवयव हमारा क्या कहलाता है? इकाई अवयव। क्या कहलाता है? इकाई अवयव। ठीक है। दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई, मुख्य विकर्ण आपका ये विकर्ण हो गया, फिर मुख्य विकर्ण हो गया, और आई वर्गीय अवयव से 3 हमारे क्वेश्चन। अब बात आती है यदि हमारे मुख्य विकर्ण के ऊपर के पद शून्य हैं, मुख्य विकर्ण के ऊपर के पद शून्य हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं निम्न त्रिभुजी अवयव। निम्न त्रिभुजी अवयव। ठीक है। यदि जी मुख्य विकर्ण के नीचे के पद शून्य हैं, तो वो कहलाते हैं उच्च त्रिभुजी अवयव। क्या? उच्च त्रिभुजी अवयव। ठीक है। देख लेते हैं हम यहां से कि हमें कितने मिल गए। 1 2 3 4 और मुख्य विकर्ण 5 क्वेश्चन मिले। अब हम छठवां टॉपिक फिर यहीं पे बताते हैं आपको। छठवां टॉपिक फिर यहीं पे बताते हैं। एक होता है हमारा अदिश अवयव। क्या? अदिश अवयव। छठवां टॉपिक आपको हम फिर बताते हैं यहीं से। एक होता है अदिश अवयव। अदिश अवयव वह अवयव होता है जिसके विकर्ण के पद समान हो। अगर विकर्ण हमारा यहाँ पे √3 दिया है, क्या? √3, तो सभी जगह √3 है, तो वो क्या है? हमारा क्या है? अदिश अवयव, और वो विकर्ण अवयव भी होगा। क्या होगा? विकर्ण अवयव भी होगा। और क्या है? अदिश अवयव। ये इकाई अवयव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्य विकर्ण के पद एक नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे √3 है, या -√3 भी हो सकता था, माइनस भी, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अदिश अवयव कहलाएगा, जिसके विकर्ण के पद एक समान हो और सब पद क्या हो? शून्य हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? अदिश अवयव भी कहलाएगा। 1 होता तो हमारा इकाई अवयव कहलाता। अगर यहाँ पे कोई पद था, वो विकर्ण अवयव कहलाता। क्या कहलाता? विकर्ण अवयव। नीचे के पद शून्य होते वो उच्च त्रिभुजी अवयव, ऊपर के पद शून्य होते निम्न त्रिभुजी अवयव। तो यहां से हम इतना बात खत्म करते हैं। अवयव का प्रकार जो है वो समाप्त होता है। अभी समाप्त नहीं होता, अब इसके बारे में हम संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। क्या? संक्रियाओं के बारे में। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं। अगर आपको नोट करना है तो नोट करिए, वरना आप मेरा लॉजिक लीजिए, ना कि आप कॉपी लेके बैठिए। आप इसको कठिन मत समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। बट आप केवल स्किप करके वीडियो न देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मेरे भाई, गारंटी देता हूं इस बात की। ठीक है। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं अवयव की संक्रियाएं। क्या? अवयव की संक्रियाएं। तो चलिए अवयव की क्या बतानी है हमें। अवयव पर जो हमारी संक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं? अवयव पर संक्रियाएं। अवयव पर संक्रियाएं। अवयव पर संक्रियाएं। देखो, आप ये ना समझना कि हमारा जैसे अब बात आ जाए कि माइंड में आपको टीचर ने बताया नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स उसे ही कहते हैं जिसके अवयव क्या हो? अवयव के सारे पद क्या हो? शून्य। जी, शून्य अवयव। जिसके सारे पद शून्य होंगे तो वो अवयव क्या हो जाएगा? शून्य। तो शून्य के बराबर जो अवयव होता है वो क्या होता है? हमारा नल मैट्रिक्स। ठीक है। तो उसके बारे में, वो अवयव के प्रकार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं जो अवयवों का योग होता है। क्या होता है? अवयवों पर संक्रियाएं पर सबसे पहले बात आ जाती है अवयवों पर, अवयवों का योग। अवयवों का योग। अवयवों का योग। देखो, हम यहीं से आपको सब पूरी बातें बता देंगे कि ये होता क्या है, क्या होता है अवयवों का योग और अवयवों का ऋण। ठीक है। तो जो ऋणात्मक भाव होता है वो भी हम बता देंगे। तो अब बात करते हैं अवयवों का योग जो है। तो अवयवों का जो योग है,
जो योग है, तो हम मान लेते हैं कोई हमारा ए मैट्रिक्स दिया है और कोई दूसरा बी मैट्रिक्स है। क्या है? एक हमारा दो मैट्रिक्स है, इनका अब अवयवों का योग करना है तो ए प्लस बी कर देंगे। और यदि यहीं पे अवयवों का ऋण अवयव निकालना है, क्या निकालना है? ऋण अवयव निकालना है, तो क्या कर देंगे? ए माइनस बी कर देंगे। देखो यहां पे संख्याओं की बात हो रही है, यहीं पे हम सब कुछ करेंगे। अभी यहीं पे एक चीज डिफरेंट आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल समझते रहना कि दिमाग से हम बता क्या रहे हैं। योग करेंगे तो ए प्लस बी करेंगे, घटाएंगे तो ए माइनस बी करेंगे, या बी माइनस ए करेंगे। अच्छा आप ही बताइए, 2 में 5 जुड़े तो कितना आएगा? 7। और यदि 5 में 2 जुड़े कितना आएगा? 7। ये क्या है? आप ये बताइए है क्या? ये आप बताइए है क्या? क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम जो हमारा अवयव का योग फॉलो करता है, अवयव का योग फॉलो करता है। ठीक है, तो यही बात हम आपको बताने जा रहे थे कि ये है क्या, तो आप इसमें डिस्टर्ब ना हो और आप अच्छे से समझें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमारा अवयवों का ऋण अवयव, मतलब ऋण अवयव कैसे निकालते हैं, जो हमारा होता है अवयवों का ऋण अवयव। अब बात आती है अवयवों का अंतर। क्या? अवयवों का अंतर। क्या? अवयवों का अंतर। जो अवयवों का अंतर होता है, क्या होता है? अवयवों का अंतर। तो भाई देखो अवयवों का अंतर कैसे? आप कोई किसी के पास 2a है, मतलब कहने का मतलब 5a है उसके पास, ठीक है। अब किसी दूसरे अवयव के पास, किसी दूसरे अवयव के पास 2b है। क्या? 2b है। तो इन दोनों का अंतर कैसे निकलेगा? अंतर तभी निकलता है जब बड़े में छोटा घटाया जाता है या बड़े में छोटा घटाया जाता है, एक तभी तो निकलता है, छोटे में बड़ा या बड़े में छोटा। बस फर्क इतना होगा कि माइनस में निकलेगा, अगर बड़े में छोटा मतलब छोटे में बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आएगा हमारा। तो क्या करेंगे? 5a माइनस 2b कर देंगे, हमारा अवयव का अंतर निकल आएगा कि इन दोनों के बीच कितना अंतर था, ये निकल आएगा। अब हमारी बात आ जाती है अगला, जो हमारा क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम है, ये कैसे पालन करते हैं आपस में। ठीक है, तो हम चलो इसको रफ करते हैं और आपको बताते हैं कि जो हमारा अवयवों का जो क्रम विनिमय नियम है और साहचर्य नियम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और बस इसी से मोस्ट इंपोर्टेंट हम बात करते हैं, आपको यहां से रफ करके हम आपको बताते हैं जो हमारा क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। क्या? क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। क्या? क्रम विनिमय नियम साहचर्य नियम। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम के बारे में हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम हमारा क्या है, साहचर्य नियम क्या है। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, किन्हीं समीकरणों को मतलब जो उनके अवयव है उनको नहीं, पद सीधा बदलना। क्या? पद। जैसे हम अभी आपको बताया था a प्लस बी लिखे आप, या b प्लस a, बात बराबर ही रहनी है। योग पर हमारा अवयव पर क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है। आंख मीच के अगर कहीं ऑप्शन आ जाता है हमारा टेक्निकल क्वेश्चन में, अगर आप इंटर पास होने के बाद अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारा अवयव पर, अवयव की संक्रियाओं पर तो क्या क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है अवयव पर। ठीक है, अब आ जाती है साहचर्य नियम। क्या है हमारा साहचर्य नियम की बात ये है कि हम इसमें साहचर्य नियम में देखते हैं करता कैसे है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा था a प्लस बी प्लस कोष्टक में a प्लस बी कर दिया, फिर प्लस सी कर दिया, तो यही फॉलो करता है कि a प्लस कोष्टक में b प्लस सी अगर इक्वल टू है, क्या इक्वल है, तो ऐसा तो है नहीं कि इक्वल होगा नहीं, हाँ बताया है तो इक्वल जरूर होगा। क्या? इक्वल टू जरूर होगा। तो ये साहचर्य नियम है, तो ये हमारा अवयव के योग पर क्या करता है, फॉलो करता है साहचर्य नियम भी। अब यहां से हम आते हैं, देखो ये हमने बता दिया पूरे चैप्टर के बारे में, आपको इसमें डिफिनेशन डिफाइन किए दे रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर के आपके 2 से 3-4 सवाल मैं आपको बता दूंगा एक ही वीडियो में, और आपका काम हो जाएगा तमाम। तो चलिए अवयव को हम फिनिश करते हैं। अब आ गई आगे बात आती है हमारा व्युत्क्रम अवयव। क्या? व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा बहुत।
जो उनके, अब हमारे अवयवों के गुणन, अभी तक हम योग के बारे में बात कर रहे थे, अब क्या करते हैं गुणन के बारे में। यहीं से बस थोड़ी सी बात पकड़ लेते हैं और गुणन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं, अवयवों पर संक्रियाएं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, जो देखो वहां पे क्रम विनिमय नियम है वो भी होता नहीं है, वहां पे बात आ जाती है साहचर्य नियम और वितरण नियम के बारे में। ठीक है, तो अवयवों के गुणन के गुणधर्म, अवयवों के गुणन के गुणधर्म, अवयवों के गुणन के मतलब गुणा करने वाले। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, वहां पर बात आ जाती है अवयवों के गुणन के गुणधर्म के बारे में। तो वो क्या होते हैं उनमें भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, और आपको फायदा रहेगा अगर आप यहां से सब सूत्र नोट कर लेते हैं, और आपको इक्वेशन बताने में मुझे भी फायदा रहेगा। तो हम बात करते हैं साहचर्य नियम और वितरण नियम के बारे में। क्या साहचर्य नियम, सबसे पहली बात आ गई साहचर्य नियम। वहां पे अभी हमने देखा था साहचर्य नियम होता क्या है, साहचर्य नियम और वितरण नियम। क्या ठीक है, साहचर्य नियम हमने वहां पे देखा था कि हमारा था a प्लस बी कोष्टक में और अगला c। ठीक है, तो वहां पे ये था। अब यहाँ पे साहचर्य नियम जो हमारा गुणन के बारे में, वहां पे योग के बारे में था, यहाँ पे गुणन के बारे में है। तो हम कोष्टक में कर लेते हैं a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a कोष्टक में b इंटू सी। ये हमारा साहचर्य नियम फॉलो करता है अवयव के गुणन के गुणधर्म पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा वितरण नियम है, क्या है वितरण नियम है, तो इसको हम देखते हैं ये है क्या चीज। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बात आती है जो हमारा a प्लस बी, आपको कक्षा 6 में क्वेश्चन होगा, 6 में क्वेश्चन कि वितरण नियम और साहचर्य नियम क्या होता है। 6 की बात कर रहा हूं मैं, कक्षा 6 में। आज आप क्या है उससे दोगुना की क्लास में है, बट आपको ये चीज नहीं मालूम है और आप सवाल गलत करके आते हो, तो आज सीख लीजिए आप, आज आपके पास क्या है मौका है। ठीक है, तो मैं a प्लस बी इंटू सी, मतलब c का क्या कराना है इंटू गुणा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि a इंटू बी प्लस सी, तो यहां से क्या निकल सकता था ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारा क्या करता है, वितरण नियम भी क्या करता है अवयव के गुणन के गुणधर्म को फॉलो करता है। अब यहां से हम बात करते हैं जो हमारा विक्रम अवयव है, वहां पे और भी बात करते हैं कि जो हमारा अवयव का परिवर्त अवयव है और जो सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या अवयवों का परिवर्त अवयव, का अवयव का परिवर्त, अवयवों का परिवर्त, अवयवों का परिवर्त, परिवर्त। आप यहां से डिफाइन करिए कि जब हम पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें, वो हमारा कहलाता है परिवर्त अवयव। क्या कहलाता है, परिवर्त अवयव। जो जब हम पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति में बदल दे, वो हमारा क्या होता है, परिवर्त अवयव। क्या होता है, परिवर्त अवयव। अब यहां से बात आ जाती है, उसको हम करते क्या है कि कैसे लगाएंगे परिवर्त अवयव। तो वो हमारा जैसे a का हम परिवर्त करते हैं, तो उसमें a डैश या a ट्रांसपोजिशनल, मतलब उसको ट्रांसपेरेंट करते हैं ना, तो a की पावर t ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से बात जब आती है हमारा कि इसमें सम्मित और विषम सम्मित अवयव होता क्या है, सम्मित और विषम सम्मित अवयव होता क्या है। तो यहां से बात आ जाती है, यदि हमारा a डैश बराबर a है, मतलब a को a डैश किया, क्या a को a डैश किया और हमारा क्या निकला, a के बराबर ही रहा। क्या रहा, मतलब जैसे हम कोई पद ऐसे ले लें कि उनका हम पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण कर दें, परिवर्तित कर दें, फिर भी उनके क्या अवयव, जो जैसे A11 पे था, A21 पे था, वो क्या रहे आपस में सब सेम अपनी जगह, हम बदल भी दे रहे हैं फिर भी वो आपस में क्या है सेम, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे सम्मित अवयव। मतलब A डैश बराबर अगर A प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है, सम्मित अवयव। क्या कहलाता है, सम्मित अवयव। अब यहीं पे बात आ जाती है विषम सम्मित की। क्या विषम सम्मित की, यदि क्या, यदि वहां पे हम देख ले कि a डैश बराबर हमारा क्या कहलाए, माइनस का a प्राप्त हो,
मतलब उससे हम ऋण चिन्ह कॉमन लें या माइनस में उसमें, ठीक है। तो ए डैश बराबर माइनस का ए प्राप्त हो तो वो क्या कहलाता है, विषम सममित अवयव, ठीक है। अब एक केवल ओनली 1 पॉइंट बचता है, हम इसको वो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि केवल बचा है तो क्या बचा है, जो अवयव का रूपांतरण होता है, मतलब प्रारंभिक संक्रियाएं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जो हमारा है व्युत्क्रमणीय अवयव, मतलब यह ए इनवर्स और अवयव रूपांतरण। अवयव रूपांतरण मतलब प्रारंभिक संक्रियाएं, ये टोटल होती है कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की संक्रियाएं। क्या होती है, 6 प्रारंभिक संक्रिया जो होती है। इससे हम सीख लेते हैं कि जो हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव होता है, प्रारंभिक संक्रिया क्या होता है, R1 को ऐसे हल करना है कि हमारा जैसे R1 है, R2 है, आप समझते होंगे R1 R2 R3 C1 C2 C3 इन्हीं को चेंजमेंट करने से, ठीक है, जो प्रारंभिक संक्रिया होती है वहां से ए इनवर्स जब तक कि ना प्राप्त हो जाए, ए बराबर ए आई का गुणा करने पर हमारा ए वाला आई ना प्राप्त हो जाए तब तक संक्रिया करते हैं, ठीक है। आपने ये देखा होगा, आपके टीचर ने बताया भी होगा, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं व्युत्क्रमणीय अवयव होता क्या है और इससे फायदा क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला है और मैं आपको बता दूंगा, कम से कम आपको ज्यादा नहीं केवल 3 से 4 सवाल डालूंगा और 100 में 100% गारंटी देता हूं, इससे बोर्ड पेपर उस सवाल के सिवा कोई बोर्ड पेपर में कोई अगला सवाल आ भी नहीं सकता, ठीक है। वो 4 से 5 क्वेश्चन हम जो देंगे उनके सिवा बोर्ड पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं जो हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव है, क्या है व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव जो है, व्युत्क्रमणीय अवयव इनवर्स मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव, क्या व्युत्क्रमणीय अवयव जो हमारा क्या कहलाता है, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं व्युत्क्रम और यह उसको प्रदर्शित करते हैं ए इनवर्स से, ए इनवर्स से। तो हम बात करते हैं जब हमारा ए बी बराबर बी ए, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए करें और उसका मान क्या निकले, आई, क्या निकले, आई निकले, जब तक ना निकले, ठीक है। तो ये क्या ए बी बराबर बी ए करें, आई निकले, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ए इनवर्स, वो हमारा व्युत्क्रम अवयव होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम अवयव होता है। तो चलिए हम, तो वो होता क्या है किसका, जैसे हमारा ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई जो निकला, तो हमारा ए बी का क्या होता है, ए बी का क्या होगा, वहां पे व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, और बी का बी ए का भी व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा, दोनों मतलब इधर होगा। तो क्या होगा कि ए है, ए बराबर जब बी, ये जैसे आई हमें प्राप्त करना है, तो ये क्या हो सकता है, ए बी बराबर बी आई प्राप्त होगा, बी ए बराबर बी आई। तो जब कंडीशन आती है कि ए का बी भी कभी व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा और बी का ए भी व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनीशन, आप सुन लीजिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में पूछी भी जाती है, पेपर में नहीं पूछी जाएगी बट आपको इसकी डिफिनीशन आनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है और टेक्निकल में 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है। जैसे आप कोई बीटेक का डिप्लोमा करेंगे या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करेंगे तो वहां पे जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि कभी जो कोई आयताकार अवयव होता है वो व्युत्क्रम होता ही नहीं है, क्या, जो कोई आयताकार अवयव होता है वो व्युत्क्रम होता ही नहीं है, जो कोई आयताकार अवयव होगा वो कभी व्युत्क्रम अवयव होता ही नहीं है। और जब बात आ जाए, क्योंकि उनके गुणनफल ए बी तथा बी ए के परिभाषित होने और समान होने के लिए यह अनिवार्य है ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव हों, ठीक है। इस वजह से नहीं होता है, हम आपको बताते हैं। कोट की बात आ गई तो हम आपको स्टार्टिंग में ही कोट बताए थे, 3x3 की मैट्रिक्स है जैसे, और ये हमारी 3x2 की मैट्रिक्स हो आई, तो ये हमारा कभी संभव होगा ही नहीं। तभी हमारा क्या होता है, कभी जो आयताकार अवयव होता है वो ए इनवर्स होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसका व्युत्क्रम अवयव होता ही नहीं है। संभव होना जरूरी है कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया है उसकी कोटि में आपस में बराबर हो, क्या हो, उसकी कोटि आपस में क्या हो, बराबर हो। तो चलिए आपका मैट्रिक्स हमने जड़ से उखाड़ फेंका है और अब हम डायरेक्ट आते हैं अगले वीडियो पर, सवाल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आप लोगों का यही फायदा है कि आप लोग इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इस
यूपी बोर्ड पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ में, देखो पास होना, वो मैं किसी सरकार की या किसी विपक्ष की बात करना नहीं चाहता, बट पास होना आजकल सबको संभव है, बट अच्छे नंबर लाना सबको संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अगले वीडियो में कि हम आपको सवाल बताएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। हम आपको ऑब्व्यू के अंदर, पूरे ऑब्व्यू के अंदर 10 सवाल देंगे और 10 सवाल हम अलग अलग वीडियो में डालेंगे और अच्छे समझाएंगे आपको, जिससे आपका 12 नंबर का जो पूरा चैप्टर है तो वो कहीं ना हट के जाए। उसके बाद हम बात करते हैं अगले वीडियो में सारणिक की भी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने इस भाई का थोड़ा ये हो कि हम इस कंडीशन से थोड़ा बेटर कंडीशन में पहुंच जाएं, अगर आप लोग हमारी सहायता करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।